श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी से मैं राम सिंह सर। कक्षा 11 कलावर, विषय समाजशास्त्र। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग दुर्खिम का जीवन परिचय और उनके द्वारा दिए गए श्रम विभाजन के सिद्धांत का अध्ययन कर चुके हैं। अब इस भाग में हम लोग देखेंगे श्रम विभाजन के सामाजिक कारक। श्रम विभाजन के सामाजिक कारक क्या क्या होते हैं। श्रम विभाजन के सामाजिक कारक निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार हैं। जनसंख्या के आकार में वृद्धि, यह पहला कारण है जिसकी वजह से श्रम विभाजन होता है। जब जनसंख्या बढ़ती है तब समाज का आकार बढ़ने के कारण व्यक्तियों की आवश्यकताएं भी बढ़ने लगती हैं। देखेंगे जनसंख्या बढ़ती है तो उसका आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है तो उनकी ज़रूरतें भी बढ़ने लगती। यही दशा लोगों की भूमिकाओं के बीच विभेदीकरण करने अथवा श्रम विभाजन को प्रोत्साहन देने का मुख्य कारण। देखेंगे वह जनसंख्या में बढ़ना ही उसमें विभेदीकरण और श्रम विभाजन को क्या करता है, वह प्रोत्साहित करता है। तो इस तरह से हम लोग पहला कारण देख लिए श्रम विभाजन का, जो जिसके कारण क्या होता है, श्रम विभाजन होता है। जनसंख्या के आकार में वृद्धि होने से भी श्रम विभाजन होता है। दूसरा जो देखेंगे हम लोग कारण है श्रम विभाजन का, वह है जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि। जब जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि होती है तब लोगों की भूमिकाओं में विविधता बढ़ जाने से बड़ी मात्रा में उत्पादन करने और सेवाओं की आवश्यकता महसूस की जाने लगती है। तो देखेंगे यह भी एक कारण माना जाता है जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि। जनसंख्या घनत्व क्या होता है, 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या को ही क्या कहा जाता है, जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। तो देखेंगे जब उनकी ज़्यादा संख्या होती है तो उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती हैं। उन ज़रूरतों के कारण क्या होता है, उनकी ज़रूरतों की या उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो उत्पादन होता है उसमें बड़ी मात्रा माने उत्पादन में वृद्धि करना पड़ता है और उसके साथ साथ जो सेवाएं होती हैं उनको भी बढ़ाने की ज़रूरत महसूस की जाने देती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि श्रम विभाजन का एक कारण यह है जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि। अगला जो कारण हम लोग देखेंगे कि श्रम विभाजन का जो अगला कारण है वह है नैतिक घनत्व में वृद्धि। नैतिक घनत्व में वृद्धि होने से भी श्रम विभाजन होता है। नैतिक घनत्व का तात्पर्य नैतिक मूल्यों में होने वाले परिवर्तन से। जो हमारे नैतिक मूल्य होते हैं, नैतिक कर्तव्य, उनमें जो परिवर्तन होता है उसी को नैतिक घनत्व कहा जाता है। जब जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि होती है तब लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवहन और संचार के साधन बढ़ने लगते हैं, तब श्रम विभाजन में भी वृद्धि होती है। देखेंगे जब क्या होता है, जब इनकी माने संख्या, लोगों की संख्या बढ़ती है तो उनकी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, तो उसके लिए परिवहन और संचार के साधन में वृद्धि की जाती है। तो उसमें लोगों को क्या होता है, काम मिलते हैं, रोजगार मिलते हैं। तो यह भी एक कारण है जिसकी वजह से क्या होता है, श्रम विभाजन होता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि श्रम विभाजन के क्या क्या कारण होते हैं। जनसंख्या के आकार में वृद्धि, जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि, नैतिक घनत्व में वृद्धि। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे हम लोग श्रम विभाजन के सामाजिक परिणाम। श्रम विभाजन के सामाजिक परिणाम क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे श्रम विभाजन के सामाजिक परिणाम में पहला है विशेषीकरण में वृद्धि। श्रम विभाजन का एक यह भी प्रभाव पड़ता है कि विशेषीकरण में वृद्धि होती है। विशेषीकरण क्या है, माने जब किसी कार्य को आप लंबे समय तक करते हैं तो उसमें क्या होती है, कौशलता आपके अंदर आ जाती है, तो उसी को विशेषीकरण कहा गया। श्रम विभाजन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष कार्य के द्वारा ही आजीविका उपार्जित करता है। लंबे समय तक एक विशेष कार्य करते रहने के कारण उस कार्य में ही व्यक्ति को विशेष कुशलता मिल जाती है। यानी जब कोई कार्य आप लंबे समय तक करते हैं तो उसकी में आपको कुशलता हासिल हो जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, विशेषीकरण। तो देखेंगे यह सबसे पहला श्रम विभाजन का यह पहला परिणाम है या प्रभाव है कि लोगों के अंदर विशेषीकरण या विशेष योग्यता में वृद्धि होती है। तो अगला देखेंगे इसका क्या और परिणाम है। जो अगला परिणाम है वह है प्रतियोगिता में वृद्धि। श्रम विभाजन के कारण जब
अधिकांश व्यक्ति अपने अपने कार्यों में विशेष कुशलता प्राप्त कर लेते हैं, तब समान व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों के बीच प्रतियोगिता बढ़ने लगती है। तो देखेंगे जो दूसरा प्रभाव होता है श्रम विभाजन का या परिणाम होता है वह है प्रतियोगिता में वृद्धि। यानी प्रतियोगिता हमारे कंपटीशन, एक दूसरे में आगे बढ़ने की भावना। जब किसी कार्य को की जब कुशलता आ जाती है और उसी कार्य को दूसरे लोग में भी वह कुशलता, जब माने एक कार्य में कई लोगों को जब उसकी कुशलता हासिल हो जाती है तब उन लोगों के बीच क्या होता है, प्रतियोगिता की भावना में भी वृद्धि होती है। तो इस तरह से देखेंगे श्रम विभाजन का यह भी एक परिणाम माना जाता है। जो अगला परिणाम हम लोग देखेंगे श्रम विभाजन का, जो अगला परिणाम क्या है, यह है कार्य का महत्व। श्रम विभाजन वह प्रक्रिया है जो समाज में कार्य के महत्व को बढ़ाती है। देखेंगे जो श्रम विभाजन है इसके कारण ही क्या होता है, कार्य के महत्व या उसकी उपयोगिता बढ़ती है। समाज में एक विशेष कार्य एक विशेष वर्ग के लोगों द्वारा ही किया जाता है, उसे दूसरे लोग नहीं कर पाते। देखेंगे इसके श्रम विभाजन के कारण ही कार्य का महत्व भी बढ़ता है, क्योंकि कोई एक अगर जो कार्य करता है उस कार्य को वहीं कर पाता है, दूसरा नहीं कर पाता। यानी जो उसकी कुशलता जिसके अंदर होती है किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कोई भी कार्य कर रहा है, साइकिल बना रहा है, मोटर बना रहा है, तो उसके अंदर योग्यता होती है तो वहीं बना, दूसरा व्यक्ति उसके बारे में नहीं जानता जिसके कारण वह क्या है, उस कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाता। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि क्या होता है, श्रम विभाजन के कारण ही या श्रम विभाजन के प्रभाव से ही क्या होता है, कार्य का महत्व बढ़ता है। तो एक परिणाम इसका यह भी माना जाता है कि कार्य का महत्व। अगला जो परिणाम देखेंगे श्रम विभाजन का, वह अगला परिणाम क्या है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। वह है कि पारस्परिक निर्भरता। यानी श्रम विभाजन के प्रभाव से ही पारस्परिक निर्भरता का भी विकास होता है। श्रम विभाजन होने से प्रत्येक व्यक्ति दूसरे लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्यों और उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं पर अधिक निर्भर रहने लगता है, अधिक निर्भर रहने लगता है। इसी दशा को पारस्परिक निर्भरता का नाम दिया गया। देखेंगे इसमें जो कोई भी श्रम करता है तो लोग क्या होते हैं, उसके ऊपर निर्भर होते हैं। जैसे कोई भी कार्य कर रहा है, मजदूर है, तो अगर उसमें वह तो वह मजदूरी कर रहा है तो वह उसके मालिक उसके ऊपर निर्भर हो जाता है। या कोई भी कार्य जैसे टेलीविज़न है या साइकिल है, मोटरसाइकिल है, माने कोई भी बनाने कार्य, तो अगला जो व्यक्ति उस सामान का उपयोग करता है उसमें जब कोई भी त्रुटियां या कोई भी गड़बड़ियां होती हैं तो उसको बनवाने के लिए वो उस विशेष योग्यता रखने वाले पर ही क्या होता है, निर्भर। तो इसी को कहा गया कि श्रम विभाजन के कारण पारस्परिक निर्भरता भी बढ़ती है, क्योंकि लोग एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे पर इसके कारण निर्भर होते हैं। क्योंकि उसकी जो भी कुशलता होती है उस व्यक्ति के अंदर होती है, तो वही व्यक्ति उस चीज़ को या उस गड़बड़ी को सुधार सकता है या ठीक कर सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो श्रम विभाजन है इसके प्रभाव से ही पारस्परिक निर्भरता में भी वृद्धि होती है। जो अगला जो परिणाम है, अगले परिणाम को हम लोग देखेंगे। जो अगला परिणाम है वह है पारस्परिक सहयोग में वृद्धि। श्रम विभाजन का एक आवश्यक परिणाम है समाज में जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर रहने लगते हैं, यानी दूसरे लोगों पर निर्भर रहने लगते हैं। तो इसी को कहा गया कि वह एक दूसरे के सहयोग करते हैं और इस तरह से पारस्परिक सहयोग में वृद्धि होती है। क्योंकि दूसरे लोगों पर निर्भर रहने लगता है, तब वे पारस्परिक सहयोग के द्वारा ही अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। देखेंगे जब वह एक कार्य करने वाला दूसरे पर क्या करता है, उस कार्य में निपुणता हो जाती है, तो अगला व्यक्ति भी क्या होता है, उसमें निपुणता होने के कारण अगले उसका सहयोग लेता है। तो इस तरह से देखेंगे कि क्या हो, उस कार्य का में सहयोग लेने से लोगों के बीच पारस्परिक माने आपसी जो सहयोग की भावना क्या होती है, वह वृद्धि होती है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि
जो आपके श्रम विभाजन होता है उसके क्या क्या परिणाम होते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे, जो आगे है वह है सामाजिक एकता। सामाजिक एकता सामाजिक एकता में समाज के सभी व्यक्ति किसी सामूहिक स्थिति में समान रूप से विचार या व्यवहार करते हैं। व्यवहार और विचारों की यह समानता ही सामाजिक एकता का दूसरा मार्ग। देखेंगे जो व्यवहार और विचार लोगों में विचारों में समानता पाई जाती है उसी को सामाजिक एकता कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग सामाजिक एकता देख लिया कि सामाजिक एकता किसे कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में हम लोग इसके आगे अध्ययन करेंगे।